हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम में असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और आज इस वीडियो में मैं इस असाइनमेंट को कंप्लीटली सॉल्व करने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस 2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. सीपी असाइनमेंट 2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको आज अपने दिल की बात बताने वाला हूं। द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल को शुरू करने का जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा एम था, वो था उन हजारों बच्चों की हेल्प करना जिनके पास एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज नहीं है, जो बच्चे खौफ करते हैं, जो बच्चे डरते हैं मैथ के नाम से। मेरा यह उद्देश्य था कि मैं उन बच्चों को हेल्प करूं, उन बच्चों को मैथमेटिक्स में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग मैं प्रोवाइड कर पाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बच्चों एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंड करते हैं बजाय के रट्टा मारने के, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए बच्चों, फिर मेरे साथ इस हेल्पिंग मिशन में हम उन बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं बाय शेयरिंग द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, बाय शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन विद आवर असाइनमेंट 2 ऑफ क्लास 12। असाइनमेंट 2 के लिए बच्चों जो चैप्टर कवर अप होने वाला है दैट इज अवर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस असाइनमेंट को तो आप पाएंगे कि जो मैंने आपको सितंबर एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको 1 मार्क्स के दिए थे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए थे, उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आवर 1 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A is 2 cross 3 and the order of matrix B is this, then the order of the B dash A dash is what? First question is, यहां A का ऑर्डर 2 cross 3 है तो A डैश का ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 cross 2। ऑर्डर बदल जाएगा क्योंकि जब हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं तो रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। B का ऑर्डर है 3 cross 5 तो B डैश का हो जाएगा 5 cross 3। अब B डैश A डैश का ऑर्डर पता करना है। B डैश A डैश, B डैश का ऑर्डर है 5 cross 3 और इसका है 3 cross 2। तो ये प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ऑर्डर कितना बचेगा? अब इसका ऑर्डर बचेगा हमारे पास 5 cross 2 B डैश A डैश का। तो आंसर विल बी अवर A इज द राइट आंसर। So A option is the right option. Second question में you have given 2 determinants are equal to each other और वो कह रहा है find the value of x। तो दोनों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। ये क्वेश्चन सितंबर एग्जाम में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था और करवाया भी था। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ माइनस तो है नहीं तो प्लस 3 इज आवर आंसर, यानी कि A ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल आपको गिवन है एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो, अगर 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गई 3 और जो 1 1 एलिमेंट है वो 1 1 एलिमेंट के बराबर होगा तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, उधर ले जाते हैं, 5 minus 6 is minus 1. So our D option is the right option. Fourth question देखते हैं। If A plus B is equal to C, where B and C are matrices of order 5 cross 5. B और C का दोनों का ऑर्डर 5 cross 5 है तो बताओ फिर A का ऑर्डर कितना होएगा? ठीक है, वेरी इजी। 2 मैट्रिसेस आपस में कब जुड़ जाती हैं? जुड़ती कब है? जब उन दोनों के एग्जैक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, उनकी रोज कॉलम्स आपस में बराबर हो, बट आई मीन टू से कि उनका एग्जैक्टली ऑर्डर बराबर हो तो A का ऑर्डर जो आएगा वो भी 5 cross 5 होएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर बनता है दैट इज A इज द राइट ऑप्शन, 5 cross 5। तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 5 cross 5 ही होना चाहिए, यानी कि जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका भी सेम। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में A B इज इक्वल टू C, where B and C are matrices of 2 cross 5 and 5 cross 5, what is the order of A? बिल्कुल। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर हो। तो यहां n का ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 2। ठीक है, अब m देख लेते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचती है और जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बचते हैं वही हमारे पास आंसर आता है।
तो यहां इसका मतलब क्या बना, यहां 5x5 आंसर आया है, तो m की वैल्यू, देखो ये कॉलम्स तो 5 आ गए, यहां m की वैल्यू देखनी है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो अब ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर आएगा मल्टीप्लीकेशन में a का जो ऑर्डर आएगा दैट इज 5x2। सो 5x2 है, तो b ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज दिस, ऑर्डर ऑफ B इज दिस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ A B। इसकी प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्ट क्या आ गया फिर, AB 2x5 आ गया, जो बचा बस वही रिजल्ट है। तो 2x5 मीन्स 6th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अवर B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखते हैं। If the order of the matrix A is this, order of B is this, then the order of the matrix AB। अरे बिल्कुल सेम है यार, ये तो B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन आ जाइए। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है if A is a square matrix of order A 4x4 and determinant is 3, ओके, देन adjoint of A का डिटर्मिनेंट। देखो बच्चों, यहां मैं आपको कितनी बार ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, हमें जब मैंने आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सितंबर एग्जाम्स में, प्री बोर्ड पिछले साल भी, उसमें भी मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, adjoint of A का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर कर दो n-1। n मीन्स द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, डिटर्मिनेंट कितना है 3, n कितना है 4, तो 4 - 1 करेंगे 3 पावर 3, 3 पावर 3 मीन्स 27। 27 इज अवर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ A is this then determinant। अरे इतना आसान क्वेश्चन, ये क्या बात बनी है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A is -4 और -5 कितना आ गया -9, सो A is the right option। 10th क्वेश्चन, if A is a matrix of order 3x3 and determinant of A is 3, then बिल्कुल वही आ गया, दोबारा से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेंट का n-1, डिटर्मिनेंट कितना है 3 और ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 दैट इज 9 एंड आवर B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, एंड इज गिवन यू के 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई A² - 7A - 2I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, A² निकाल लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने 0 मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करके बताना है। तो A² निकाल लेते हैं, A को खुद से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 और 12 16, ये आ गया 6 और 15 21 प्लस के 8 और 20 28, 12 और 25 37, तो ये आ गया हमारे पास A²। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A² मीन्स दिस मैट्रिक्स, ठीक है, -7th A है हमारे पास 2 3 4 5 और थर्ड टर्म है -2I, -2 एज इट इज। I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर। जितना गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। चलिए ये तो एज इट इज रखते हैं, 28 37, यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 14 21 28 35 और माइनस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 0 2। अब इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले आप जोड़ लो, दोनों इन माइनस की हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 16 21 28 और 2 37, माइनस के दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बीच में माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 -21 -28 -37, ठीक है ना। चलो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया -16 -21 -28 और -37। इन दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आ गया 0 0 0 0, तो ये क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, दैट इज अवर आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड जो है क्वेश्चन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिए। A² निकालो, -5A -14I, फिर आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है वैसे तो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड 4th 5th 6th, थर्ड क्वेश्चन में करवा देता हूँ, 4th फिर आप करिएगा, 5th में कराता हूँ, 6th आप कर लीजिएगा। चलिए डिफरेंस कुछ खास है नहीं इसमें वैसे। थर्ड क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स, fx इज दिस, x² - 4x + 1, देन फाइंड fa। fa का मतलब क्या होगा बेटा, कि x की जगह पर a पुट कर दो बस आप, यहां फंक्शन हमें दिया हुआ है तो a मैट्रिक्स पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स का एक फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, 4a + 1 मीन्स I मैट्रिक्स,
राइट। चलो अब इसकी आंसर पूछ रहा है वो कि भाई ये जो फंक्शन है वो ए मैट्रिक्स का क्या फंक्शन बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या पता लग रहा है कि ए स्क्वायर निकालना है हमें। अब हम लोग निकालते हैं -4a, क्यों भर ही देते हैं वहाँ पे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एफ ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ। अब फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दो क्योंकि दोनों ही सेम साइन की हैं, और उसमें से सेकंड मैट्रिक्स माइनस कर दो, दोनों आपस में बराबर आ गई हैं। जोड़ेंगे तो आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी 2 ऑर्डर की, है ना, रोज और कॉलम 2 and 2। तो ये आ गया एक जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो इसका आंसर एफ ए का आंसर कितना आया हमारे पास, एक जीरो नंबर नहीं है, जीरो एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, फर्क कुछ नहीं है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ -2x है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 था, तो 3i कर लो आप यहाँ बस। तो उस समय फिर आप फिर से एफ ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। एक बात मैं ध्यान, आप मुझे देखिए, अगर आप मेरे चैनल से मेरे से आप पढ़ रहे हैं तो जिस तरह से बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको काम करने को कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए मेरे पे, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो यू विल टॉप इन योर क्लास। ओके, हाँ, अब जो मैं क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, इसका मतलब आपने वो इधर से उधर से कॉपी से कहीं से गूगल से कुछ नहीं करना उसका, ठीक है, कहीं से कोई हेल्प नहीं लेनी, आपने उसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करनी है। मैथमेटिक्स उस बच्चे को आता है, मैं कई बार अपने लेक्चर में बोलता हूं कि जो बच्चा अपने हाथ से अपनी कॉपी के ऊपर अपने दिमाग से विदाउट कॉपी करता है उसको आ जाता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है। जो अपने हाथ से करेगा, अपने दिमाग से करेगा, अपनी कॉपी पे करेगा, उसको आएगा मैथ्स, ठीक है, उसको लॉजिक क्लियर होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों यहाँ, इफ a इज दिस एंड यू हैव गिवन a स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू ki, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने निकाल ली है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पुट कर देते हैं हम लोग, जो जिस तरह से वो रिक्वायरमेंट उसकी है। अब लेफ्ट हैंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 8 कितना आया, -7, 0 एज इट इज, -8 + 8 0, 49 और -56 तो कितना आया, -7। और राइट हैंड साइड में k 0 0 k। अब दो मैट्रिसेस अगर आपस में बराबर हों तो अभी मैं क्या बता रहा था कि उनका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। ये देखो दोनों का ऑर्डर भी बराबर है, एग्जैक्टली जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होते हैं। तो k इज इक्वल टू -7 इज आवर आंसर। यही पूछ रहा था वो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी देखो एग्जैक्टली अब सेम है। आपने क्या करना है, यहाँ k a², पहले k i के साथ में मल्टीप्लाई था, अब k यहाँ मल्टीप्लाई हो गया a के साथ में, निकालना फिर भी k ही है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले a² निकाल लेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स को, और i मैट्रिक्स को 21 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। फिर कंपेयर कर लेना, दो मैट्रिसेस आपस में बराबर आ जाएंगी तो कंपेयर करोगे k की वैल्यू आ जाएगी। तो सिक्स क्वेश्चन भी बच्चों मैं यहाँ आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। यहाँ आपको k की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1। सॉल्व करिए, कहीं अटकते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन में यहाँ आपको दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y हमें कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो -y एक बार हम ऐसे रखते हैं, 2x को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 2x एक बार निकाल के भी रख लेते हैं यहाँ, तो हमारा इजी रह जाएगा। x हमें गिवन है, x इज दिस, तो 2x निकालेंगे तो ये आएगी 6 8 4 -2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2x जो मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं और दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं। चलो माइनस करें फटाफट से, फिर 5 - 6 -1, क्योंकि माइनस को यहां मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 - 8 2, 3 - 4 -1, -5 + 2 -3। तो कितना आया यहां हमारे पास, -y इज दिस, दोनों तरफ माइनस आप कैंसिल कर दीजिए या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो +y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। तो दिस इज द आंसर ऑफ द y मैट्रिक्स। वो y मैट्रिक्स पूछ रहा था हमसे। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, दो मैट्रिक्स इक्वेशंस यहां गिवन है, x - 2y इज दिस, 2x - y इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस x एंड y। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एक तरह से मैट्रिक्स इक्वेशंस हमें गिवन है और सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू पता करनी है।
तो आप क्या करें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो क्यों ना x को बराबर कर लें फिर यहाँ। इसका मतलब क्या बना कि पहली मैट्रिक्स इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से दूसरी मैट्रिक्स को जो है वो माइनस कर देते हैं। इनको अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस माइनस और ये प्लस और यहाँ माइनस, माइनस मीन्स ये सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। ये अब दोनों आपस में कैंसिल, ये -4y और +y, यहाँ आ गया 3y, -3y। और ये जो बना, ये बना माइनस, सारे एलिमेंट्स माइनस, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। अब -1/3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो y मैट्रिक्स आएगी दैट इज -3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया -2 + 7/3, यहाँ आया -1 और यहाँ आया -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द y मैट्रिक्स। अब इस y मैट्रिक्स को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और आपके पास x मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। y मैट्रिक्स से जो वैल्यू मैंने निकाली है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो 2x इज इक्वल टू 4 9 1 - 3, और इस y मैट्रिक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो +y हो जाएगा। +y में मैं ये जोड़ देता हूं, तो -2 7/3 -1 और -1। चलिए अब फटाफट से जोड़ देते हैं। 4 - 2 इज 2, 9 + 7/3 27 और 7 हो गए हमारे पास 34, 34/3, 1 - 1 इज 0, 3 -3 और -1 इज -4। चलिए अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये x मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगी 1, 17/3, 0 और -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y मैट्रिक्स। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, a और b ले लेते हैं। सबसे पहले a b की मल्टीप्लाई करें तो यहां a जो है 1 3 6 और b मैट्रिक्स है 2 4 और 5। a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम, और b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 1 रो और 3 कॉलम्स। तो 1 और 1 ये पॉसिबल है। इसका मतलब अब आने वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो होएगा वो है 3 × 3। ठीक, अब करना कैसे है, रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1, अब इसका ट्रांसपोज हम लोग ले लेते हैं, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, रो कॉलम बन जाएगी यहाँ 2 4 5 6 12 15 12 24 30। तो इसको नंबर 1 हम लोग मान के चलते हैं। अब करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, b डैश a डैश। b डैश का मतलब ट्रांसपोज करिए, रो मैट्रिक्स कॉलम में बन जाएगी और कॉलम जो है वो रो बन जाएगी। 1 और 2 को चेक कर लो फटाफट से, a b डैश और b डैश a डैश आपस में बराबर आया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस गिवन आइडेंटिटी। ओके, इसी तरह से अब आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी मैं आपको दे रहा हूं और फोर्थ पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, थर्ड और फोर्थ में से मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूं। उसमें 2 × 2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। 9th क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम लोग ए बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, राइट। तो ये आ गई ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स का अब ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये बन जाएगी 12 11 2 1। अब राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, दिस इज आवर बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो करेंगे तो ये बनेगा 3 4, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है 2 3 0 1, तो ये आगे 2 3 0 1, रोज कॉलम इंटरचेंज हो गए, इसके भी मल्टीप्लाई कर लो आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अब रो को कॉलम वाइज हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 6 और 6 कितना आ गया 12, 3 0 और 2 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 0 0 और 1 मिला के देखो ये 1 है, ये 2 है। यहाँ हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड असाइनमेंट दिया है मैंने आपको, थर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया, फोर्थ असाइनमेंट दे रहा हूँ, फिफ्थ भी असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप चाहें तो फिफ्थ और सिक्स में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, फिफ्थ आपकी असाइनमेंट के तौर पे हो जाएगी। तो सेकंड असाइनमेंट है आपकी, ये आपने करना है, थर्ड मैंने करवाया, फोर्थ भी आपने करना है, असाइनमेंट गिवन बाय मी, असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट मिल रही है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन भी असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस है। बताइएगा जरूर, मुझे कमेंट करना है आपने बच्चों, जो मैं अगर देखो मैं आपको अच्छा लग रहा है, मेरा कराया हुआ समझ आ रहा है, तो एक पहले तो एक लाइक बनता है,
फिर अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तीसरा, आपने इंटरेक्टिव मोड में रहना है मेरे साथ में। मुझे बताते रहो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको ठीक समझ में आ रहा है, और कहाँ किस जगह पे अगर आप अटक रहे हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। मैं और ज़्यादा अपना टीचिंग का मेथड जो है और मैं बढ़िया कर पाऊँगा आपके फीडबैक से, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्या हमारे पास ए बी। अब ए बी का डैश कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो रोज कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। 17 0 4 -2 इसको निकाल के रख लिया फिर एज यूजुअल। अब बी डैश ए डैश कर लो, बी डैश ए डैश, ये देख लो, ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। 1 और 2 को मिला के देखो, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। दिस इज अवर 9th क्वेश्चन, 6th पार्ट। तो मैंने समझिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्चुअली क्या है बच्चों, कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट्स यहां आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पे हैं, यहां ए बी और सी, राइट। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रही है, उस ट्रायंगल से जो एरिया बन रहा है, अगर वो एरिया 0 हो जाए, यानी कि वो तीनों पॉइंट्स फिर ट्रायंगल नहीं बना रहे, क्योंकि एरिया बन ही नहीं रहा। अब नहीं बना रहे तो वो एक ही लाइन पे हैं, दैट मीन्स कोलिनियर। थ्योरी जो मैंने आपको रिफ्रेश करवाई है, ये हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए पॉइंट हमारे पास है 11 7, बी पॉइंट है 5 और 5, और सी पॉइंट है -1 और 3, राइट। तो यहां से एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एरिया होता क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, 1/2। यहां सारे पॉइंट्स आप उतार दीजिए, 11 7 5 5 -1 और 3, याद आया। और थर्ड कॉलम में आप यहां 1 1 1 लगा दीजिए, बस। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। आंसर अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स एरिया कितना हुआ, 0। एरिया 0 है तो दैट मीन्स पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। अगर 0 एरिया नहीं आया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो 22 - 42 और +20 कितना आया फिर, 22 और 20, 42 - 42 कितना आ गया, 0। 0/2 कितना आया, 0। तो एरिया एक ट्रायंगल का अगर 0 हो दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। बस इतना आपको करके बताना है, यू विल गेट 2 मार्क्स। के सेम मेथड से ही आप तीनों बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नकल नहीं मारनी है। मैं फिर वही दोबारा से बार बार बोलता हूं ताकि आप मुझे फॉलो कर पाएं जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। 11th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब गिवन है तो गिवन है, इसका मतलब आपको गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी दैट इज आल्सो गिवन टू एज 0 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया निकाल लो फिर। एरिया क्या बनेगा, 1/2 3 -2, ये वाले पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x2 और तीसरा पॉइंट है 8 8, और तीसरी कॉलम में हम लोग 1 ले लेंगे, और ये हमें गिवन है कि ये 0 है, ठीक है। ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। दिस इज योर आंसर। तो 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। 13 क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस, 3 वर्टिसेस गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम है, कहने का तरीका अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बोलो 12th करवाऊं या 13th? 12th करवा देता हूं, 13 आपके लिए सॉल्व करने के लिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स आर -3 6, b is -4 and 4, and c point is k -2, and that is given to you as 12 square units। तो निकाल लो बस फटाफट से। फिर एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। यहाँ ये आ गया -3 6 -4 4, और थर्ड पॉइंट इज k -2, थर्ड कॉलम इज 1 1 1, एंड दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। देखो बच्चों, जब आपको k की वैल्यू निकालने का बोला हो ना और एरिया गिवन हो, वैसे तो एरिया पॉजिटिव ही होता है, लेकिन k की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। k की वैल्यू यहाँ माइनस भी हो सकती है,
प्लस भी हो सकती है, जिसको हम लोग यहां यूज करें हो सकता है कि तब भी आंसर हमारा जो है एरिया का पॉजिटिव रहे। तो जब आपको यहां के की वैल्यू या किसी अननोन की वैल्यू पूछी हो और एरिया गिवन हो तो आपको यहां प्लस माइनस ले लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 5, इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी -19। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपको आंसर में देके आनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहां के की वैल्यू लेंगे तब भी एरिया 12 स्क्वायर यूनिट आएगा, जब के की वैल्यू -19 लेंगे तब भी आपका जो एरिया है ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था बच्चों आपको 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूं और इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। इसका आंसर जो आएगा इसमें वो के की वैल्यू पूछ रहा है तो के की वैल्यू इसमें आपके पास आएगी 2 and -12। आंसर बता दिया है, चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से करना है जो तरीका मैंने आपको यहां बताया है। चलिए 2 मार्क्स में अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है और वो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, -4 and -7। अब हम लोग एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट। पी इज अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दैट आल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया। अब 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है, ये बात आपने लिख लेनी है। लेट पी एक्स वाई इज अ पॉइंट lies on the line AB, क्योंकि उसी लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है। अब डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? 3 पॉइंट्स देयरफॉर PAB आर कोलिनियर। तो ऊपर वाला जो अभी हमने काम करके आए उसी की थ्योरी को लगा लो। अब 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो इसका मतलब उनका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB विल बी इक्वल टू 0। तो हाफ, ये पॉइंट्स पुश करो आप, एक्स वाई 3 2 -4 -7 और ये हो जाएगा 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? 9x -7y -13 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट पासिस थ्रू A and B दैट आर गिवन पॉइंट्स। सो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर 2 मार्क्स क्वेश्चंस के सेक्शन में से। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 and 4 मार्क्स क्वेश्चंस। अब तक समझ आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? अच्छे से अगर समझ आया तो एक लाइक कर दो फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ में भी जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उनके साथ में इस चैनल का लिंक शेयर कर दो ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं फिर 6 और 4 मार्क्स के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स गिवन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे क्वेश्चंस के जो मेथड हैं वो सारे के सारे सेम हैं। और ये मेथड क्या है? टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि यहाँ आपको x, y, z की पावर्स जो है वो 1 होंगी, और 3 वेरिएबल्स का मतलब है कि यहाँ आपको 3 वेरिएबल्स मिलेंगे x, y, z। ओके, या u, v, w भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से या उसके मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। और वो मैट्रिक्स मेथड होता क्या है कि आपको मैट्रिक्स की इक्वेशन बना देनी है बहुत लेंथी, लेकिन साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। जब भी आप चाहे, अभी जो सितंबर एग्जाम होके गए हैं उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे। प्री बोर्ड में आने वाले में क्वेश्चंस में आप पहले से ये समझ के देखो कि आपके पास पेपर लीक हो गया, इसमें से आएगा ही आएगा, और वो भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इजीली नहीं लेना। आप ये समझ के चलो, जैसे मैं पहले भी जब हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट किया था 12th का, जब हम लोग स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि CEP प्रोग्राम को लाइटली नहीं लेना। आपको ये सोचना है कि आपको प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है और वही क्वेश्चंस आपके सामने घूम घूम के वही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला, मैं आपको 2 सैंपल दे देता हूं। वैसे भी मैट्रिक्स जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया है उसमें मैंने आपको सारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीटली फुली सॉल्व करवाई है। तो मैं यहाँ आपको, जैसे ये 5th क्वेश्चन डिफरेंट है, जैसे मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी जो यहाँ 3 क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ आई एम गिविंग यू असाइनमेंट के अंदर, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, सी तो ये 3 गिवन इक्वेशंस हमें यहाँ गिवन है।
x minus y plus 2z is equal to 7, 3x plus 4y minus 5z is equal to -5, 2x minus y plus 3z is equal to 12। तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स होती है दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी आप यहां रो वाइज लिख लो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट और थर्ड इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स। फिर यहां हम लोग वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं x y z, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं उनकी भी हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे पास फिर क्या बनता है, ax is equal to b। यहां a क्या है, a is the matrix of all the coefficients of the given three linear equations। तो यहां अगर 3 linear equations हैं तो आपके पास पक्का 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी और A will be a square मैट्रिक्स। ये सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगा। ठीक है, तो x y z निकालना है, 3 वेरिएबल्स ही हैं, तो ये आप पक्का समझ के चलो कि यहाँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, दैट इज A ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। यहाँ x मैट्रिक्स जो है कैपिटल X, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड B मैट्रिक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल कांस्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। जो गिवन मैट्रिक्स है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया हम लोगों ने। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, R1 से मैंने उसको सॉल्व किया, फर्स्ट रो से उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये बन रहा है मेरे पास। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है। किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा डिटरमिनेंट निकालना तो वो मुझे पर्सनली जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, या चैनल पे जाके मैट्रिक्स जो मैंने आपको करवाए हैं, डिटरमिनेंट्स करवाए हैं, उस चैप्टर को बड़े इजीली आप थॉरली जो है वो आप कर लीजिए। वहां से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चैप्टर करे बगैर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। A11 मींस कोफैक्टर ऑफ 1 इज 7। कोफैक्टर और माइनर जो कोफैक्टर्स में, माइनर में हम लोग साइन यूज नहीं करते, लेकिन कोफैक्टर्स में हम उनके पोजिशनल साइन यूज करते हैं। जैसे यहाँ 1 1 है तो -1 पावर 1 + 1 हो जाएगा +1। अब आ गया A12। A12 क्या होगा, A12 में इसकी पोजीशन -1 के साथ में इसकी पोजीशन ऊपर जुड़ जाएगी, 1 + 2 तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो ये -1 एज इट इज, और ये -1 का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो ये खत्म ये खत्म, 3 - 5 2 3, ये रहा 3 - 5 2 3। सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर है ड्यू टू पोजीशन, तो -19 आ जाएगा। A13 देख लेते हैं, A13 निकालेंगे, ये 13 है। ठीक है, तो ये खत्म और ये खत्म, 3 4 2 -1, ये रहा। इसको सॉल्व करेंगे, -11 आ जाएगा। A13 मींस प्लस आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि -1 के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तो उसकी पोजीशन को ऊपर ऐड कर देते हैं। 1 + 4 1 + 3 इज 4, तो इवन है तो प्लस रहेगा। फिर आ जाओ अब 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1, दैट इज यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। 2 1 है तो ऑड पोजीशन है, और -1 2 -1 3, ये 2 1 निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये है 2 1 इसका, तो ये इधर से इसको छिपा लीजिए, इसको छिपा लीजिए, -1 2 और -1 3, तो ये आ गया A21, और वैल्यू कितनी आएगी उसकी, यहां से -1 माइनस बाहर है तो +1 आ जाएगी। इसी तरह से A22 निकाल लीजिए, दैट इज -1, A23 निकाल लीजिए, दैट इज -1, A31 निकाल लीजिए, दैट इज -3। अब आ जाओ A32 11, A33 7, तो ये सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है जिन जिन एलिमेंट्स के हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले हैं। जैसे यहां मेरे पास 1 का कोफैक्टर कितना है 7, -1 का कोफैक्टर कितना है -19, 2 का कितना है -11, तो उन्हीं की पोजीशन में वो पुट कर दो, यानी कि A11 को 1 1 पोजीशन पे, इसको 1 2 पोजीशन पे, इसको 1 3 पोजीशन पे, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 पोजीशन पे भरेंगे। तो ये भर दिया हमने 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। फिर उसका जो भी आपके पास मैट्रिक्स आया उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो ये 7 -19 -11 ये बन गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, एंड दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए जो भी आया उसको 4 से आप डिवाइड कर दो, यानी कि जो ये मैट्रिक्स आई उसके हर एक एलिमेंट को आप 4 से डिवाइड करेंगे। चलो 4 से अब डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास अब क्या बना, दैट इज ए इनवर्स।
अब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है क्या, ax इक्वल टू बी। मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल एक्स निकालना है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, तो वो क्या होगी, a इनवर्स b। तो अब क्या करेंगे, जो a इनवर्स आपने यहां निकाला उसको कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट्स की, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स है उनकी जो कॉलम मैट्रिक्स है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया, ये आया फर्स्ट में हमारे पास आया 8, 4 और 12। ठीक, ये आप सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ये जो x है ये भी 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, और ये भी आने के बाद 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ जाएगी, और दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इनको आपस में आप इक्वेट कर दीजिए, यानी कि एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देंगे। यहाँ 8, 4, 12 आया था, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1 और 3। अब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, y is 1 and z is 3. So this is the solution of the given system of linear equation in three variables with the method of with matrix method, you can say that. Okay, so ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, और यहाँ सारे जो है रेसिप्रोकल्स आए हैं वेरिएबल्स के, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। इसको ऐसा बना लो 2 into 1 by x और प्लस 3 into 1 by y और प्लस 3 into 1 by z। सारी इक्वेशंस ऐसे कर लो आप। अब 1 by x को हमने u मान लिया, 1 by y को v और 1 by z को w मान लिया, तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये बनेगी 2u 3v 3w, ये बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, u minus 2v plus w। तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3u minus v और minus 2w, ये तीन बन गई। अब देखो अपने आप से ये न्यूमरेटर में आ गए ना, जो पहले रेसिप्रोकल्स थे। अब हम किस पे कंसंट्रेट करें, अब हम कौन सी वेरिएबल्स पे कंसंट्रेट करेंगे, इस वाली ये इक्वेशंस पे u v w पे कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एक स्टेप अलग है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है जो हम लोग पहले कराए हैं। अब आपको u v w की वैल्यू निकालनी है। अब उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म लगा लो। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले आप कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लो, ये हमारे पास कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बन गई है। फिर वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, अब x y z की जगह पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स हम लोगों ने बना दी, और ये कांस्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड वो हमारे पास चेंज नहीं हुए, सिर्फ वेरिएबल में फर्क पड़ा है। इसमें a क्या है, a इज आवर मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और x क्या है, x इज द मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, u v w, तो उसकी है, और एज इट इज जैसे मैंने बताया आपको एज यूजुअल, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट है उनकी एक कॉलम मैट्रिक्स, उसका नाम क्या है, b। अब हम लोग चेक करेंगे मैट्रिक्स, ये तो निकल गई है ना, जैसे मैंने अभी बताया। अब हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो डिटरमिनेंट चेक कर रहे हैं। ये डिटरमिनेंट मैंने निकाल दिया है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद वैल्यू आई है 40, तो 40 जीरो नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो अब फटाफट से अपनी कॉपी पे आप, मैंने जो यहाँ सॉल्व कर दिया है वो नोट कर लो। ये कोफैक्टर है a11 पोजीशन पे, a12 पोजीशन पे, a13 पोजीशन पे। तो कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट ऑफ एट द पोजीशन 2 1, दैट इज 3। कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट एट पोजीशन 2 2, दैट इज -13। और 2 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर है दैट इज 11। बट 3 1 पोजीशन पे है उसका कोफैक्टर 9, 3 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर 1, और 3 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर -7। तो अब इन कोफैक्टर्स को उन्हीं एलिमेंट्स की पोजीशन पे हम लोग लिख देते हैं, और फिर हम लोग उसका ट्रांसपोज कर देंगे, दैट विल बिकम एडजॉइंट। तो ठीक है, एडजॉइंट आ गया। इसको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, यानी कि एडजॉइंट जो हमने निकाला और फिर 40 से डिवाइड किया, तो a इनवर्स आया। a इनवर्स को हम लोग b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 40 80 और -40, 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 2 -1 जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ u v और w। कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हम लोग इक्वल कर देंगे, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2 और w की वैल्यू -1। तो यहां बच्चों जो u v w की वैल्यू आई है उनसे अब हम लोगों को x y z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि u का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो x आ जाएगा, v का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो y आ जाएगा, और w का रेसिप्रोकल करेंगे तो z आ जाएगा। तो जो इनकी वैल्यू है इनको आप इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, x y z आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट जो है वो करवा दिए हैं। आपने अब सेकंड थर्ड और फोर्थ करना है, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, लेकिन साथ में आपको मैं इनके आंसर्स भी बता देता हूं, ताकि जब आप इनको सॉल्व करें तो आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट है उसमें x y z की वैल्यू आएगी 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 2 और y 3 और z 1,
और फोर्थ पार्ट में x1, y2 और z -1। चेक कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों यहां एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलता है, जरूर आता है, 100% क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पीछे कर रहे हैं वो भी 100% आता है। तो ये मान के चलिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या सीईपी का जो आपको बताया जा रहा है वो 100% क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको यहाँ मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर आपने सेम मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देना है। ट्रांसपोज ऐड करने के बाद आप ये मैट्रिक्स आ गई। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसका रो कॉलम बन जाएगा, इसका रो ये कॉलम, इसका रो ये कॉलम। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मैट्रिक्स आ गई। जो मैट्रिक्स यहां आई उसको हाफ से डिवाइड कर दो, यानी कि इस मैट्रिक्स को हाफ से, हर एक एलिमेंट को हाफ से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई। अब ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फीचर हमारे पास क्या होता है, 4। आप वैसे चेक भी कर सकते हैं, 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जहां आई और जे ये सफिक्सेस आपस में बराबर नहीं है, वो एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे यहां A12 21 के बराबर है, A13 31 के बराबर है, A23 32 के बराबर है। बोलो समझ में आया। तो ऐसे जो मैट्रिक्स में बनते हैं एलिमेंट्स वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेकंड, अब आपने क्या करना है, यहां जो मैट्रिक्स आपके पास है और जो ट्रांसपोज आपने निकाला अब उसको माइनस कर दो। आप माइनस करके आपके पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ गई, उसको भी आप हाफ से डिवाइड कर दो, ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आई इसकी अब पहचान क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फिर हमारे पास फीचर क्या है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक यहां जो एलिमेंट होते हैं ए आई जे, दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। और एक और फीचर होता है कि ए आई आई यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। देखो सारे 0 हैं, और 1 2 जो है वो नेगेटिव ऑफ 2 1 है, 1 3 नेगेटिव ऑफ 3 1, 2 3 का नेगेटिव यहां है, और सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका, एक तो यहां डेफिनेशन के तरीके से मैंने बता दिया, एक जो यहां हम लोगों ने जोड़ के निकाला था, ये जोड़ है ना, इसका आप क्या करें, इसको आप मान लो P, यानी कि ये मैट्रिक्स हो गई P जो हमने मानी है, इसको P मान लो। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, P डैश करके देखो, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, तो अपने आप से ये सिमेट्रिक बन जाएगी। और जो हमने यहां माइनस करके निकाली है उसका नाम आप क्या मानोगे, उसका नाम मान लीजिए Q, और इसका ट्रांसपोज करके देखो ये माइनस Q आएगी, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिंपल। तो यहां हमने क्या लिखा फिर, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, ठीक है। आप जो इन दोनों मैट्रिसेस को जो हमने प्लस करके निकाली है और जो माइनस करके निकाली है, आप इनका जोड़ करके देखो। जब आप जोड़ करेंगे, देखो यहां हाफ आ गया, मैंने कॉमन कर लिया, ये और ये कितने हो गए 2a, और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 2a फिर हाफ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आ गई, तो यही a आ गई। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक जो हम निकाल चुके हैं, और ये क्या मैट्रिक्स अभी प्रूव करी है हमने कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मींस एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो समझ आया। इसमें मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया सेम लाइंस के ऊपर, यहां आपके पास सेकंड पार्ट यहां मौजूद है जो आपने करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहां भी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। एडजॉइंट वैसे हम लोग कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं एडजॉइंट होता क्या है। लेट द गिवन मैट्रिक्स एज, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 5 5 2 -1 4 4 and 7 0 9। अब हर एक एलिमेंट पे, यानी कि जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल लो। हम एलिमेंट का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन पे हमने रखना है उसको। तो ये छुपा लो, ये छुप गया, यहां आया 4 4 0 9, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, फिर a12 -1 पावर 1 + 2, तो आगे -1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पोजीशन में निकाल रहे हैं, तो ये खत्म, ये खत्म, ये आ जाएगा -1 4 7 9, ये एलिमेंट आ गया। फिर a13 पे निकाल लो, फिर
2 1, ये 2 1 पे निकाल लिया -45, 2 2 पे निकाल लो, 2 3 पे, 3 1 पे, 3 2 पे, 3 3 पे, और अब उसी पोजीशन पे, इनकी पोजीशन पे इनको फैक्टर्स को आप लिख दो, जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, ये ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आई, यानी कि अब रो जो है वो कॉलम बन गई है, 36 37 -28 -45 31 35 12 -22 और 25. So this is the adjoint of the given matrix. थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसमें आपकी जो सीईपी शीट है वहां फर्स्ट और सेकंड पार्ट गिवन नहीं है, तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, यहां आप यहां से उसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज के ऊपर। फर्स्ट पार्ट जो है 552 -144 709 और सेकंड पार्ट है 259 378 509। ये दो मैट्रिसेस मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने आपको एडजॉइंट निकाल के बता दिया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। आप उन सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एडजॉइंट निकालिए और मेरे आंसर से मैच करिए ताकि आपको आसानी रहे। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहां हमें 2x2 मैट्रिक्स गिवन है और एक फंक्शन गिवन है इन x, देन शो दैट fa इज इक्वल टू 0 यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड द मैट्रिक्स A इनवर्स। तो यहां ये जो हमें बता रहा है ये वाले क्वेश्चंस हम लोग यहां भी कराए हैं। ये देखिए ये वाला दिस इज आवर 2 मार्क्स क्वेश्चंस और ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहां, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। तो यहां मैट्रिक्स हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है और वो कह रहा है कि fa इज इक्वल टू 0। ये यहां तक तो कर लिया। अब जो इसमें डिफरेंट पार्ट है, यहां से जो रिजल्ट आएगा उसमें से हमें A इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स को आपने फंक्शन के अंदर भर देना है। जहां जहां x है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए मैट्रिक्स A, तो ये बन जाएगा a² - 6a + 17 इंटू I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अब इसमें हमें क्या पता लग रहा है? अब इसमें हमें ये पता लग रहा है कि सबसे पहले आपने यहां a² निकालना है, गिवन मैट्रिक्स को -6 से मल्टीप्लाई करना है और 2 क्रॉस ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए मैं a² निकाल रहा हूं, सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस fa में रिक्वायर्ड वैल्यूज भर देते हैं। सबसे पहले मैंने पुट किया a², फिर -6a, दिस इज अवर a दैट इज गिवन टू अस, और यहां 17 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी, 17 को अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इनको अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तीनों मैट्रिसेस को, मेरे पास एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि fa 0 है। ये काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट में कर लिया है। यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, a² - 6a + 17i इज 0 मैट्रिक्स। तो हम लोग a² को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और ये दोनों मैट्रिसेस जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा +6a - 17i दोनों तरफ। अब a इनवर्स मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a² जो है वो a बन जाएगी, यहाँ 6 और a इनवर्स i हो जाएगा, -17 i को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a इनवर्स आ जाएगा। हमारा एम क्या है कि a इनवर्स निकालना है। तो ये 17 a इनवर्स को हम लोग एक तरफ रखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और a को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो a इनवर्स कितना आया, 17 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब करना क्या है, यूनिट मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें से गिवन मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, 17 से डिवाइड कर दो, तो जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, ये देखिए आई मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज अवर गिवन मैट्रिक्स। इस मल्टीप्लिकेशन में से गिवन मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, माइनस होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी 17 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी योर ए इनवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। अजय, समीर एंड मिनल हैव ₹20 ईच, तीनों के पास जो है 20-20 रुपए हैं। एंड सम टॉय गन्स, चेस सेट्स, टॉय गन्स, चेस सेट्स एंड रबिक क्यूब्स, ठीक है, इन देयर शॉप्स। इन अ वीक अजय सोल्ड 3 toy guns and a Rubik cube, but he bought 2 chess sets for his shop and he has ₹35. Okay, अब उसके पास 35 रुपए हो गए हैं। इन द सेम ड्यूरेशन समीर यानी कि जो सेकंड था, उसने 2 चेस बेचे एंड 2 Rubik क्यूब्स बेच दिए, बट ही bought a toy gun for his shop and he has now
95 rupees. Similarly, Meenal sold 2 toy guns and a chess set, but she bought 3 Rubik cubes for her shop and she has rupees 15 left. Find the cost of a toy gun. एक टॉय गन की कॉस्ट, एक चेस सेट की कॉस्ट और एक रूबिक क्यूब की कॉस्ट, वो हमें पूछ रहा है बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। अरे ये पता क्या है, बताया तो उसने हमें स्टेटमेंट्स में है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड है वही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है और उसके बाद मेथड वही है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर आए हैं। अब हम मान लेते हैं जो हमें निकालना है, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय गन इज ₹X, कॉस्ट ऑफ अ चेस्ट इज ₹Y एंड कॉस्ट ऑफ अ रूबिक क्यूब इज Z। ओके, सो यहां जो अजय है हमारे पास, देखिए इन तीनों के पास 20 रुपीज तो पहले से थे ही थे। जो चीज उन्होंने बेची, बेचने पे उनके पास पैसे आए तो जुड़ गया ना, और जो चीज उन्होंने खरीदी उनकी जेब से पैसे चले गए, तो वहां हम लोग माइनस लगाएंगे। अब अजय ने क्या किया कि 3 गन उसने बेची हैं, एक रूबिक सेट उसने बेचा है तो उसके पास पैसे आ गए, लेकिन 2 उसने खरीदे भी हैं। क्या खरीदे हैं? 2 चेस के सेट उसने खरीदे भी हैं, तो उसकी जेब से पैसे चले गए, तो ये हो गया -2y। स्टेटमेंट को ध्यान से रखिए, अपने सामने रखिए जो मैं बता रहा हूं। अब टोटल मिला के उसके पास कितने पैसे हो गए? 35 रुपए। समीर ने क्या किया, 20 रुपए पहले से थे उसके पास। समीर ने किया कि उसने एक टॉय गन को खरीद लिया, 2 चेस सेट और 2 रूबिक सेट उसने जो है वो बेच दिए। अब टोटल पैसे उसके पास कितने बचे हैं? 95 रुपीज, यानी कि 20 प्लस जो यहां खरीदने पे कम हुए और बेचने पे जो है उसके पास जेब में पैसे आए, तो टोटल 95 रुपीज उसके पास रह गए हैं। मीनल ने क्या किया, मीनल के पास 20 रुपीज पहले थे। अब उसने क्या किया कि 2 टॉय सेट जो हैं, टॉय गन जो हैं, वो उसने बेच दी हैं। एक चेस सेट बेच दिया उसने, तो ये पैसे जुड़ गए, और लेकिन 3 रूबिक क्यूब जो है उसने खरीदे भी हैं, तो उसकी जेब से पैसे निकल गए, तो -3 आ गया। और अब उसके पास पैसे बचे कितने हैं? सारा कुछ करने के बाद 15 रुपए रह गए। बोलो समझ आया? अब ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई हैं। इन मैट्रिक्स इक्वेशन को आपने बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। चलिए, अब यहां जो 20 रुपीज हमारे पास ये है ना कांस्टेंट, ये इनको पहले उधर ले जाओ, तो 20 उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 15, इसको उधर ले जाएंगे तो 75, 20 को उधर ले जाएंगे तो -5, ये आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये बन गई AXB। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो 5th 6th 7th ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो यहां डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, तो इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इनके वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहां से नोट्स बना लीजिएगा। मैं अब इनको आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा है, और एडजॉइंट ए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये एडजॉइंट ए है हमारे पास, नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक, तो ये कोफैक्टर्स भी मैंने निकाल लिए हैं यहां। अब जो मेरे पास A इनवर्स आएगा, A इनवर्स क्या आएगा? जो एडजॉइंट निकाला उसको डिटरमिनेंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे और फिर उसको B से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो एट X मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट विल बी -30 -1/31, और कॉलम मैट्रिक्स जो आई -465 -775 -620, 31 से डिवाइड कर दो। ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी 15, 25 और 20। तो अब क्या मतलब बना? अब ये मतलब बना कि एक टॉय गन की कॉस्ट 15 है, एक चेस सेट की कॉस्ट जो है वो 25 रुपए है, और एक रूबिक क्यूब की जो कॉस्ट है दैट इज 20। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। चलिए, अब सेम क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन। इफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रेखा एंड संजू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रीनू, दोनों की, रेखा और संजू की एज को अगर रीनू की एज से घटाया जाए, देन वी गेट 2 years ago। अब है क्या? इफ वी सब्ट्रैक्ट एज ऑफ रेखा फ्रॉम द सम ऑफ एजेस ऑफ रेनू एंड संजू, देन वी गेट 8। अब 4 साल पहले क्या है? पहले 2 साल पहले था, अब 4 साल पहले क्या है? एज ऑफ रीनू वॉज 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ रेखा एंड संजू। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रीनू, रेखा एंड संजू यूजिंग मैट्रिसेस। तो इनकी जो एज है उनको आप मान लो फिर X, Y, Z,
और मैट्रिक्स से हम लोगों को सॉल्व करना है। और सबसे पहले ये जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है वहां से आपको मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है। सो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनता क्या है, यहां है जो रेनू की एज है उसमें से अगर हम लोग रेखा और संजू की एज को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, 2। फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, स्टेटमेंट अपने सामने रखो तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या आ गया, x माइनस माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड के हिसाब से अब क्या है, सेकंड के हिसाब से अब है 2 साल पहले इनकी एजेस क्या क्या थी, x माइनस 2, वाई माइनस 2 और z माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या है, रेनू की एज थी x माइनस 2, संजू की एज थी z माइनस 2। दोनों का जोड़ में से 2 साल पहले अगर रेखा की एज को माइनस कर दिया जाए, पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान से, है ना, रेनू और संजू की एज को जोड़ के 2 साल पहले x माइनस 2 और z माइनस 2 और y माइनस 2 थी, दोनों की एज को जोड़ दें रेनू और संजू की, उसमें से रेखा की एज को माइनस कर दें तो हमारे पास 8 बनता है। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो x प्लस जेड माइनस 4 और y माइनस 2, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस वाई प्लस 2, सॉल्व कर लो तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अब आ जाओ थर्ड के हिसाब से, थर्ड में है हमारे पास 4 इयर्स अगो इनकी एज क्या बन जाएगी, 4 ईयर रेनू की बनेगी x माइनस 4, रेखा की y माइनस 4 और संजू की z माइनस 4। ठीक है ना, तो ये बन गई हमारे पास 4 इयर्स अगो, x माइनस 4, 4 इंटू वाई माइनस 4 प्लस z माइनस 4। अब ये है क्या, रेखा और संजू की एज जो 4 साल पहले थी उनका जोड़ का 4 गुना। स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, वो किसके बराबर है, 4 साल पहले जो रेनू की एज थी इन दोनों के जोड़ का 4 गुना रेनू की एज के बराबर था। बोलो समझ में आया। अब यहां से क्या इक्वेशन बन गई, यहां से इक्वेशन बनी x माइनस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 28। तो अब तीनों सॉल्यूशंस के हिसाब से, तो बच्चों अब तीनों कंडीशंस के हिसाब से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, x माइनस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 28। बोलो समझ आया। अब बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना है, उसी तरह से रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहो और सोल्यूशन इसका देख लो, आप समझ लो। कुछ नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली आप मुझे इंटरेक्ट करो कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया। डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, 0 नहीं आया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोफैक्टर्स निकाल लो, ये सारे कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं, A11, A12, A13, A21। देखिए मैं स्क्रीन रोक के आपको बता रहा हूँ ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने नोट्स पूरे कर लें। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, ट्रांसपोज निकालेंगे, एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ए को हम लोग डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और फिर उसको बी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, 6 और 4, 12, 6 और 4। तो रेनू की प्रेजेंट एज क्या आ गई हमारे पास, 12 ईयर्स, रेखा की प्रेजेंट एज आ गई 6 ईयर्स और संजू की जो प्रेजेंट एज आपके पास आई है दैट इज 4 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सारा वही है, सिर्फ उसने आपको स्टेटमेंट में ली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ा है कि स्टेटमेंट पढ़ के पहले इक्वेशन बनाओ, काम सारा पहले क्वेश्चन वाला है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% जो हैं पेपर में आने वाले हैं, आएंगे पक्का। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अजय bought 3 pencils, 2 scales and an eraser for ₹25. रविंदर bought a pencil, 3 scales, 2 erasers for ₹22. Razak bought 4 pencils, 3 erasers for ₹32. Find the cost of a pencil, a scale and an eraser by using matrix method. तो इनको आप x, y, z मान लीजिए। ठीक है, पेंसिल x है तो 3x, 2y और z प्लस z। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। देखिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ अ स्केल इज y रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज z। 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 25। दूसरी में उसने क्या कहा, इक्वेशन में उसने बताया है रविंदर बोट अ पेंसिल, 3 स्केल्स एंड 2 इरेजर्स फॉर 22। ये आ गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ये रही। थर्ड में क्या बता रहा है कि रजाक जो है उसने 4 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स ही खरीदे हैं। तो इरेजर z है और पेंसिल x है, तो इसका मतलब y नहीं है, स्केल नहीं है, तो 0y हो गया। 4 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स ही खरीदे हैं, पेंसिल उसने स्केल कोई नहीं खरीदा। और कितने रुपए के खरीदे हैं, 32 रुपए के। तो 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x y z।
मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से अब आपने इनका सोल्यूशन निकालना है। पहले कोफिशिएंट की ए मैट्रिक्स बन गई, वेरिएबल की एक्स मैट्रिक्स और कांस्टेंट्स की बी मैट्रिक्स। अब बिल्कुल उसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट जो आया हमारे पास 25 आया, जीरो नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर दोबारा से कोफैक्टर्स निकाल लीजिए सभी के, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यहां मैं पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने आपको, और मेरे को पता है आपको आता है ये, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको जब मैंने मैट्रिक्स का मेथड जब मैंने चैप्टर करवाया था उस समय भी मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन जो है वो पूरे करवाए थे। तो यहां से जब हम लोग एडजॉइंट की वैल्यू भर देंगे, ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x आ जाएगा। x सॉल्व करने के बाद, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 125, 75, 100, 25 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल मेरे पास आएगी 5 रुपए की, कॉस्ट ऑफ अ स्केल इज 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ इरेजर इज 4 रुपीज। तो ये था मेरे पास 7th क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 पॉइंट्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स, 2 पॉइंट स्ट्रेट पाथ की ओर मूव कर रहे हैं। पॉइंट 1 पासिस थ्रू द पॉइंट्स 0, 5 एंड 2, 5। पॉइंट 2 पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, 5, 4। फाइंड द लोसाई यानी कि उनका लोकस ऑफ पाथ्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर बोथ पॉइंट्स कंसाइड्स यूजिंग मैट्रिक मेथड। 2 लाइनें हमारे पास हैं, थोड़ा सा इसको आप ज्योमेट्रिकली समझ लीजिए कि ये आपस में कॉन्साइड भी कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो मैं रफली बता रहा हूं आपको, नॉट फियर फिगर, और 2, 3 से पास कर रहे हैं, यहाँ कॉन्साइड भी करते हैं वो, लेकिन कॉन्साइड का अभी सिचुएशन हमारे पास हम देखेंगे इसको। 1, 0 और 5, 4 दूसरा पॉइंट है, ये A, B, C और D। अब इन दोनों जो पाथ पे वो मूव कर रहे हैं उनका हमें लोकस पता करना है, यानी कि XY में इक्वेशन पता करनी है AB की और CD की। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर बोथ पॉइंट कॉन्साइड्स। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के भी हम लोगों को कॉमन पॉइंट्स जो हैं इन दोनों लाइन के हमें पता करना है, किस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कॉन्साइड करती हैं। बोलो समझ में आया? यूजिंग तो सबसे पहले हम लोग स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये लाइन है 0, 5 और 2, 3, 2 पॉइंट फॉर्म मेरे पास आ जाएगी। या सबसे पहले आप उसकी स्लोप निकाल लीजिए, वो भी बात सेम है। तो स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी। स्लोप क्या आई है? -1। अब 1 पॉइंट फार्मूला आप लगा लीजिए, स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1, दिस इज y1, m कितना आया? -1, और x माइनस x1, x1 इज 0, तो ये आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी है मेरे पास? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनी है x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 5। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी लाइन पास कहां से कर रही है? 1, 0 और 5, 4 से। तो ये है मेरे पास 1, 0 यानी कि पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और ये है सेकंड पॉइंट, दिस इज अवर C एंड D। अब इसकी भी स्लोप निकाल लीजिए, m2 स्लोप क्या आएगी? y2 माइनस y1, 4 माइनस 0, और x2 माइनस x1। तो ये आ गई 4/4। कितनी इक्वेशन इसकी स्लोप आ गई है? 1। इक्वेशन निकाल लीजिए इन 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, दिस इज y1, स्लोप यहां आ गई स्लोप, और x माइनस x1। इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन जो हमने पहले निकाली वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इनके कोफिशिएंट को देखो, 1, 1 और -1, 1। यहाँ आ गया xy, और ये कांस्टेंट की हमारे पास मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बन गई है। ax इक्वल टू b, इनके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट 2 है, 0 नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। a इनवर्स निकाल लिया एडजॉइंट निकाल के। फिर a इनवर्स b क्या थी हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये थी मेरे पास b, 5 - 1। तो इनवर्स को 5 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई है। दिस इज x, दिस इज इक्वल टू 6, 4, हाफ से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 आ जाएगा। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया मेरे पास? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये था उनका कॉमन पॉइंट, जहां पे वो कोइंसाइड करेंगी दोनों लाइन, वही तो आया है ना। और उनका जो लोकस पूछ रहा था, वो लोकस क्या है?
ये लोकस है उनके, जहां जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं। दीज आर द लोसाई, लोसाई मतलब ये प्लूरल वर्ड है, लोसाई ऑफ टू गिवन पाथ्स कह लीजिए, जिन पाथ्स के ऊपर वो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। सो बच्चों, ये था मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, और ये थे सारे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर असाइनमेंट, सेकंड ऑफ आवर CEP प्रोग्राम। इस असाइनमेंट को आप बड़े अच्छे से कर लो बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइए, और अभी भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।